हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज योर वेरी ओन पेन फिजिशियन एंड बायोलॉजी गुरु डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल वंस अगेन। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। और आज का जो लेक्चर है वो कौन से चैप्टर का है? 12th के चैप्टर का है। तो जो आज की क्लास है उसमें सिर्फ अपने जुनून वाले बच्चे होंगे और संपूर्ण वाले बच्चे होंगे, ठीक है। लाइव लेक्चर्स के लिए आपको सुबह जल्दी उठने की जरूरत होती है। सब बच्चे उठते नहीं हो, मुझे पता है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी डाटा था कि लाइव लेक्चर अटेंड किया करो, आदत सुधार लो भाई, है ना। टाइम से उठोगे, एक शेड्यूल से पढ़ोगे। अभी उस दिन मोस्ट सेशन लिया था, उसमें भी आप लोगों को समझाया था मैंने मोटिवेशन एंड स्ट्रेटेजी सेशन में, जिसका टॉपिक अपना था कि भाई हाउ टू स्टार्ट योर नीट प्रिपरेशन जर्नी। शुरुआत से यदि सही चीजें करने लग जाओगे ना बच्चों, तो डेफिनेटली आप भी मेरी तरह अपने टारगेट तक, मंजिल तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाओगे, है ना। और वो तो आप लोग चाहते ही होंगे, नहीं चाहते हो क्या? कि आप भी तो चाहते होंगे ना कि जिस चीज के लिए आप लोग निकले हो, डॉक्टर बनने के लिए, उस मंजिल तक जल्दी से जल्दी पहुंचो। लेकिन आप लोगों की जो हरकतें हैं वो देखकर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग उतने सीरियस नहीं हैं। आप लोग क्या प्रेफर करते हो? वैसे तो आप लोग कहते हैं कि सर लाइव लेक्चर्स लें, लाइव लेक्चर्स लें, लाइव लेक्चर्स लें। और जब हम लाइव लेक्चर्स लेते हैं तो फिर हम क्या करते हैं? हम बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखते हैं। एक्टिविटी तो हमें सब पता चली जाती है ऐप पे। बट आप लोग क्या क्या ऐप पे कितनी देर कौन सा लेक्चर पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, कौन सा प्रैक्टिस शीट कर रहे हो, एवरीथिंग जो है वो एक्टिविटी दर्ज होती है ऐप पे, है ना। ये सिस्टम कर रखा है। तो देख तो रहे हो, बट क्या देख रहे हो? बाद में लाइव खत्म होने के बाद तसल्ली से। कोई 11 बजे देख रहा है दिन में, कोई शाम को 4 बजे, कोई रात को 11 बजे। तो थोड़ा सा एक सिस्टम बनाओ बच्चों, कोशिश करो कि हम लाइव लेक्चर्स को ही अटेंड करें, ठीक है। एक शेड्यूल में आ जाओगे, रोजाना एक डिसिप्लिन में आ जाओगे, टाइम टेबल में आ जाओगे, तो डेफिनेटली आपका भी सिलेक्शन पक्का है। और जैसा मैंने मोस्ट सेशन में कहा था, जो जो बच्चे कोर्स में इस चीज के लिए तैयार है कि सर हम एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल के हिसाब से जो भी आप बताओगे चलने को तैयार हैं, उन लोगों को अभी हम बहुत जल्दी, है ना, मतलब बहुत एक शॉर्ट ड्यूरेशन में ये सारी चीज़ों की प्लानिंग चल रही है, इन्फॉर्म कर देंगे। फिर आपकी इच्छा है कि आप उस प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हो या नहीं जुड़ना चाहते हो। जो भी हमारे सोचिंग के कोर्स सब्सक्राइबर्स हैं उनसे कोई अलग से चार्ज नहीं लिया जाएगा बच्चों, है ना, उस चीज़ के लिए। उसमें बस एक ही चीज़ मुझे चाहिए होगी, वो है ईमानदारी। क्या आप ईमानदारी से हर चीज़ फॉलो करोगे जो भी मैं आपको कहूँगा, है ना। ऑडियो वीडियो में बच्चों किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो बता देना। लाइव चैट बेटा थोड़ा सा कुछ इश्यूज आ रहे हैं, हो सकता है कि अभी आप अपनी यूट्यूब की लाइव चैट को एक्सेस नहीं कर पा रहे हो। दिस एरर इज फ्रॉम द यूट्यूब साइड ओनली। इसका भी हम एक परमानेंट सोल्यूशन निकाल रहे हैं फ्रॉम द नेक्स्ट वीक, और हो सकता है इस वीकेंड से ही बच्चों, है ना, एक दो दिन में ही हम हमारे ही ऐप का जो इंटरफेस है उसी पर अपनी खुद की एक चैट सिस्टम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। तो आपको अब YouTube की लाइव चैट यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही YouTube इंटरफेस पे आपको ये लेक्चर्स देखने की जरूरत पड़ेगी। आप ऐप पर ही लाइव लेक्चर देखेंगे भी सही, और वहीं पर हमारे साथ लाइव चैट में कनेक्ट भी करेंगे। तो एक दो दिन के लिए थोड़ा सा हमें एडजस्टमेंट करना है कि आपका जो हमने डाउट सॉल्विंग ग्रुप बना रखा है अपने सोचिंग के बच्चों का, उस पर यदि लाइव लेक्चर के दौरान आपको कोई भी डाउट आता है बच्चों, तो वहां पर आप उसको पोस्ट कर दें। लेक्चर के बीच बीच में मेरे पास मोबाइल नहीं रखा हुआ है, ग्रुप खुला हुआ है। कोई भी डाउट होगा मैं देख लूंगा और उसको रिवर्ट कर दूंगा, या लेक्चर के बाद भी आप उस ग्रुप पर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। नोट करके रख लेना बच्चों, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। एक लेक्चर बच्चों इसका ऑलरेडी अपना हो चुका है, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि रिप्रोडक्शन के बेसिक्स क्या होते हैं। वहां पर हमने लाइफ स्पेन की भी बात करी थी। तो एक बार थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं और फिर आज के पार्ट में हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो जो लास्ट लेक्चर था, उस लास्ट लेक्चर में बच्चों अपन ने सबसे पहले किस बारे में बात करी थी? लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन मैंने आपको क्या बताया था? किसी भी इंडिविजुअल के बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक का जो समय होता है बच्चों, उसको हम लाइफ स्पेन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये वर्ड मैंने आपको देखो रेड कलर में कर रखा है, लास्ट टर्न पे इसके बारे में समझाया था कि नेचुरल डेथ वर्ड क्यों जरूरी है, यहां पर ध्यान में रखना। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि कोई 25 साल का बंदा है, उसके एक्सीडेंट में डेथ हो गई, है ना। अब डेथ तो हो गई उसकी, अब उस हिसाब से देखा जाए तो उसका लाइफ स्पेन क्या होना चाहिए? 25 साल। हमने क्या बोला? यदि हम ये मानते हैं लाइफ स्पेन की, यदि डेफिनेशन ये बोले कि भाई बर्थ से लेकर डेथ तक का समय लाइफ स्पेन होता है, यदि मैं ऐसे बोलूं, तो फिर यदि किसी बंदे की 25 साल की एज में एक्सीडेंट से मौत हो गई तो उसका लाइफ स्पेन 25 साल माना जाएगा, और उसकी स्पीशीज के लोगों का 25 साल माना जाएगा, जो गलत है ना। तो जब भी हम किसी स्पीशीज, जैसे ह्यूमन स्पीशीज, हम क्या है, मानव जाति को बिलोंग करते हैं, स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, तो भाई हमारी जो स्पीशीज है उसका लाइफ स्पेन यदि हमें निकालना है
तो ह्यूमन स्पीशीज में जितने भी लोग हैं, है ना, उन सबका हमें एक बार जो बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक का समय, नेचुरल डेथ प्राकृतिक मौत जो होती है अपने आप के, यहाँ की बचपन, जवानी, बुढ़ापा आया और बुढ़ापे के बाद हम मर रहे हैं, वो एक नेचुरल डेथ मानी जाएगी और वही एक तरह से नेचुरल लाइफ स्पेन भी है। उन सबका एवरेज निकालकर हमारी ह्यूमन स्पीशीज का जो भी एक ईयर्स में आएगा वो हमारा लाइफ स्पेन होगा। मान लो 70 साल, 75 साल, 65 साल, जो भी आ रहा है। हाँ, अलग अलग कंट्रीज में क्योंकि वेरिएशंस होते हैं तो अलग अलग कंट्रीज अपने अपने लोगों का लाइफ स्पेन बताती है, तो वो पॉपुलेशन के लेवल पे बात होगी बच्चों, है ना। लेकिन जब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम मेनली स्पीशीज के लेवल पे बात कर रहे हैं, ना कि पॉपुलेशन के लेवल पे बात कर रहे हैं। तो एक तो ये नेचुरल डेथ वर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैंने आपको समझा दिया था। जिन बच्चों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है, कुछ बच्चों ने अभी कल ज्वाइन करा है संपूर्ण बैच, तो एक बार बच्चों देख लेना। जुनून में भी कुछ बच्चों ने कल ज्वाइन करा है, तो जो नए एडमिशन हो रहे हैं ऑलरेडी जो हम अभी पढ़ा चुके हैं वो आपकी ऐप पर अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि अपने लेक्चर्स सिर्फ लाइव रहते हैं, लाइव के बाद यही लेक्चर्स आप पूरे साल, आप जो भी कोर्स ले रहे हो उसकी वैलिडिटी 1 ईयर है, तो जो भी कोर्स ले रहे हो उसमें जितने भी लेक्चर्स हम आपको लाइव पढ़ा रहे हैं, जितना भी स्टडी मटेरियल है, फ्रॉम द डेट ऑफ योर सब्सक्रिप्शन, जिस दिन से आपका कोर्स आपने सब्सक्राइब करा है बच्चों, पेड कोर्स, 1 साल तक आप सारी चीजें एक्सेस कर सकते हो मल्टीपल टाइम्स, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिन बच्चों ने अभी तक ये जो कोर्स है लेट सब्सक्राइब करा थोड़ा सा, तो वो ये लेक्चर्स देख लेना पीछे वाले, है ना, थोड़ा सा जल्दी समय निकाल के कवर कर लें, इनको पेंडिंग नहीं डालना है। कोई भी डाउट हो डाउट सॉल्विंग ग्रुप पे पूछ लेना फिर बच्चों। फिर रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन अपन ने देखी थी कि इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करते हैं जो दिखने में अपने पेरेंट जनरेशन की जैसी ही होती है। वहां पर मैंने आपको 2 चीजें बताई थी। यदि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बच्चों, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, बिल्कुल जेरोक्स कॉपी होती है जो अगली जनरेशन पैदा होती है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि अपन देखते हैं ना मियोसिस, आप पढ़ते हो बच्चे 11th क्लास में पढ़ चुके हो, तो मियोसिस से ही गेमीट्स बनते हैं और गेमीट्स के फ्यूजन से जाइगोट बनता है और उससे फिर बच्चा बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो वहां पर जब गेमीट्स बनते हैं तो हमें पता है क्रॉसिंग ओवर होती है, जीन्स का एक्सचेंज होता है बिटवीन दी क्रोमोसोम, तो एग्जैक्ट कैरेक्टर्स नहीं जाते, प्लस 2 पेरेंट से गेमीट्स आ रहे हैं, तो आधे कैरेक्टर एक पेरेंट से, आधे कैरेक्टर एक पेरेंट से आ रहे हैं, है ना। इस कारण से जो बच्चा होगा वो एग्जैक्ट कॉपी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वैसे भी पेरेंट 2 हैं। मैंने एक और चीज बताई थी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट भी हो सकता है, आपको बोला भी था, आप पता करके आओगे, उसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, आप लोगों ने पता करा नहीं करा। हर्माफ्रोडाइट बच्चों, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी होते हैं, मेल गेमिट भी प्रोड्यूस कर सकता है, फीमेल गेमिट भी प्रोड्यूस कर सकता है, ऐसे कई हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या देखने को मिलता है हमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन वहां पर इंडिविजुअल एक ही है। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन आगे दे रखी है एनसीईआरटी ने बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, व्हेन 2 पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड आल्सो इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स, इट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ साफ साफ लिख रखा है कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 ही पेरेंट्स होंगे, बट कंपल्शन नहीं है, एक्सेप्शन है। इन जनरल 2 पेरेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, डेफिनेशन सही माननी है, गलत नहीं है, लेकिन ये पॉइंट भी याद रखना है। यदि बाय चांस स्पेसिफिकली कभी पॉइंट आ जाए कि क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट भी पॉसिबल है, डेफिनेटली पॉसिबल है हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स के केस में, जिसमें एक ही इंडिविजुअल के अंदर बोथ, दोनों तरह के मेल एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं और दोनों तरह के गेमिट्स बनाने की कैपेसिटी उनके अंदर होती है बच्चों, ठीक है। चलो फिर अपन ने लाइफ स्पेन में बच्चों कुछ ट्रिक्स देखी थी, क्योंकि आपको एनसीईआरटी ने ये वाला एक पेज दे रखा है जिस पेज पे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स बना रखे हैं। कुछ के लाइफ स्पेन तो मेंशन कर रखे हैं एनसीईआरटी ने, जैसे बटरफ्लाई का 1 से 2 वीक मेंशन कर रखा है, क्रो का 15 ईयर्स का रखा है, डॉग का 25 साल का रखा है, नहीं 25 का नहीं कर रखा। तो अपन ने यहाँ पर जो इनका नहीं कर रखा था वो मैंने फिल कर दिए हैं। ये आपके नोट्स जो आपको ऐप पे प्रोवाइड कर रखे हैं उसमें ये चीज है, डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना वहां से। उसके बाद फिर बच्चों ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनके लाइफ स्पेन पूछ लिए जाते हैं नीट के अंदर, तो इनको याद रखने के लिए सुपर इजी ट्रिक आपको बताई थी मैंने। पहले अपन ने क्या करा, उस डायग्राम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स दे रखे हैं, देखो आगे पीछे याद करोगे कभी चीजें याद नहीं होगी, पहले एक सीक्वेंस में जमाओ चीजों को। ये एक तरीका बता रहा हूं, इस तरह की कभी भी डेटा वाली चीजें आए जिसमें बहुत सारे नंबर आपको याद रखने हो, साल बहुत सारे याद रखने हो, है ना, वहां पे क्या करा करो, एक प्रॉपर सीक्वेंस में पहले जमा लिया करो, या तो असेंडिंग बढ़ते हुए क्रम में, या डिसेंडिंग बड़े से छोटे की तरफ। हमने क्या करा, एक डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा लिया इनको पहले, है ना, बड़े से छोटे की तरफ जमा लिया। सबसे ज्यादा लाइफ स्पेन जैसे उस डायग्राम में बनियन ट्री का होता है 200 साल, फिर टॉर्टोइस का 100 से 150, वैसे जमा लिए। अब इनको याद रखने के लिए हमने क्या करा, ट्रिक्स बनाई, 4 ट्रिक्स है जिसमें सारे याद हो जाएंगे। 3 को लेकर अपन ने ऑलमोस्ट ट्रिक बनाई है यहाँ पर, जैसे बनियन ट्री, टॉर्टोइस, पैरेट,
इसमें बनियन ट्री का 200 होता है करीब, टोर्टोइस पैरेट का करीब 100 से 150 हम ले सकते हैं ना। जैसे पैरेट का 140 होता है स्पेसिफिकली, हर तोता 140 की एज में नहीं मरेगा, 100 से 150 के बीच में अपन ले सकते हैं रेंज, यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं है ना। तो इस तरह से यहाँ पर अपन रेंज ले लेते हैं बच्चों, ले ली रेंज। अब यहाँ पर अपन ने ट्रिक बनाई थी भाई 200 नहीं 100-150 की टिप दो, होटल जाते हैं अपन, होटल में टिप देते हैं बच्चों वेटर्स को, तो वहां पर उस चीज को अपन ने यहाँ पर यूज करा है कि भाई ज्यादा टिप मत दो, कम दो। अब उसमें अपन ने अपने काम की चीजें यूज कर ली, अपन ने भाई यूज करा, भाई के बीच से अपन ने बनियन ट्री याद रख लिया, 200 की नहीं, यानी कि 200 रुपए की टिप नहीं देनी, तो 200 साल हो गया वहां से, 100-150 की ही टिप दो, टिप में टी आ रहा है, पी आ रहा है, टोर्टोइस पैरेट हो गया, और इनका लाइफ स्पेन कितना हो गया, 100 से 150 साल हो गया बच्चों, है ना। इसी तरह से मैंने आपको बाकी ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पेन याद रखने के लिए भी यहाँ पर ट्रिक्स बताई थी बच्चों। जैसे एलिफेंट का 90, हॉर्स और क्रोकोडाइल का 60 साल होता है, तो एलिफेंट की सवारी 90 में हो रही है और हॉर्स की 60 में करो भाई। अपन कहीं घूमने गए, वहां पर एलिफेंट की सवारी भी करवा रहे हैं, हॉर्स की भी करवा रहे हैं, तो भाई एलिफेंट की 90 में करवा रहे हैं, हॉर्स की 60 में करो। अब करो में क्रोकोडाइल याद रख लो भाई, क्रोकोडाइल और हॉर्स का जो लाइफ स्पेन है 60 साल होता है और एलिफेंट का 90 साल होता है। आगे बात समझ में, तो जहां डेटा ज्यादा हो वहां पर आप ट्रिक्स का यूज कर सकते हो। ट्रिक्स के बहुत ज्यादा फेवर में मैं नहीं रहता हूं भाई, जहां पर जरूरत हो वहीं पर ट्रिक का यूज करा करो। जो चीजें आसानी से याद हो सकती है, थोड़ी सी मेहनत लगाकर भी याद हो सकती है, कोशिश करा करो कि बिना ट्रिक के उनको याद रखें। और ट्रिक का यूज कर भी रहे हो तो भी फिर साथ में एक बैकअप रखा करो कि हम बिना ट्रिक के भी याद रखने की कोशिश तो करें। कारण यदि ट्रिक भूल गए एग्जाम में तो वो क्वेश्चन पूरा का पूरा आपका गलत हो जाएगा, तो छोड़कर आना पड़ेगा या फिर गलत करके आओगे। तो ट्रिक के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि क्या होता है कि ज्यादातर बच्चों का रहता है कि सर हमें तो ट्रिक बताओ 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 बताओ, तो कुछ चीजों में जहां मुझे लगता है कि ज्यादा टफ है, याद रखने में दिक्कत आती है, जैसे डेफिनेटली यहाँ पर आती है दिक्कत लाइफ स्पेन में, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको ये ट्रिक्स बता रखी है बच्चों, है ना। तो ये सारी चीजें अपन ने फर्स्ट लेक्चर जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था बच्चों उसमें देखी थी। अब आज आगे बढ़ेंगे। इस चैप्टर को मैं 3 लेक्चर्स में कंप्लीट करने का प्लानर बनाकर आया हूं बच्चों। पहला लेक्चर हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं जिसमें हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था। अब इस चैप्टर में आपको जो दोनों मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है, असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इनके बारे में बता रखा है, इनके बेसिक्स के बारे में बता रखा है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में जो सेकेंड लेक्चर है इस चैप्टर का, उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करेंगे अपन, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा विच विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, उसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। 11th क्लास का लिविंग वर्ल्ड ऑलरेडी हमारा कंप्लीट हो चुका है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 3 लेक्चर हो गए हैं, उसका प्लानर 5 लेक्चर्स का है बच्चों। उसमें फंजाई किंगडम बची और उसके बाद जो मिसलेनियस लास्ट में दे रखे हैं आपको, वायरसेस, वायरोइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकन्स। तो 2 लेक्चर्स में अपन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो बाकी के 2 लेक्चर्स हैं उनमें कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, है ना। तो हमने इस बार, मैं आपको एक चीज की इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि लास्ट ईयर वाज आवर फर्स्ट ईयर ऑफ सोचिंग ऐप, है ना। सोचिंग जो हमने लॉन्च किया था बच्चों की मदद के लिए, जिसमें लास्ट ईयर सिर्फ बायोलॉजी ही पढ़ाई थी मैंने, वहां पर उसकी जो शुरुआत हुई थी वो 24 अगस्त से हुई थी बच्चों। पहला जो लेक्चर मैंने लिया था लास्ट ईयर, दैट वाज ऑन 24 अगस्त, आप सोचो, है ना। तो इस बार उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो हम 3 महीने पहले चीजों को स्टार्ट कर चुके हैं, और ये तब जाके हुई है जब पिछले पूरे साल हम इस तैयारी में लगे हुए थे। और आप लोग जानते हैं एज ए वर्किंग डॉक्टर ऑलरेडी मेरा जो शेड्यूल है बच्चों इतना आसान नहीं रहता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि भाई बच्चों को कम से कम चार्जेस में बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके, और हर बच्चे का, चाहे फिर वो इंडिया में कहीं भी बैठा हो, राइट फ्रॉम J&K, जम्मू एंड कश्मीर टू कन्याकुमारी, उसको कोटा आने की जरूरत कम से कम महसूस हो। आओ तो मोस्ट वेलकम है। हमने ऑफलाइन भी स्टार्ट कर दिया है, और ऑफलाइन भी उस फीस में स्टार्ट किया है जो आप इमेजिन नहीं कर सकते। मतलब कभी आपको फीस के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा, कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता कि कोटा में एक वर्किंग डॉक्टर जहां बायोलॉजी पढ़ा रहा है, उसके अंडर में टीम काम कर रही है, बेस्ट कंटेंट आपको दे रहे हैं, जहां सिर्फ पढ़ने और पढ़ाने से मतलब होता है, शोशाबाजी नहीं होती है, फालतू का शो ऑफ नहीं होता है। वहां पर फीस जो आप सो कॉल्ड ब्रांड्स हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जहाँ 1-1.5 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं कोटा में, उनके कंपैरिजन में सिर्फ मात्र 25%, 1/4, 1/4 है बच्चों, है ना। तो इस साल हमने 3 महीने पहले चीजें चालू करी, क्योंकि टारगेट यही है कि भाई जितना जल्दी हो सके हम सिलेबस कंप्लीट करें, और मल्टीपल रिवीजन, जितने रिवीजन मार पाए हम एग्जाम के पहले वो मारे हम, क्योंकि हमें तो बस एक ही चीज दिख रही है और वो है सिलेक्शन, और वो लेकर दिखाना है अपने को, ठीक है बच्चों। तो आज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे अपन, पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टार्ट करते हैं, है ना। सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो भाई कोई एक्सेप्शन नहीं है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो एक ही पेरेंट
जैसे सेक्सुअल में तो एक्सेप्शन मैंने आपको बताया कि सेक्सुअल में वैसे तो 2 होते हैं, लेकिन हर्माफ्रोडाइट में एक भी हो सकता है, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई एक्सेप्शन नहीं है बच्चों। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करता है, एक ही पेरेंट कैपेबल होता है अपनी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए, नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए, है ना। अब इसमें क्या हो रहा है बच्चों, इसमें किसी तरह का कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, क्योंकि गेमीट नहीं बन रहा है, जीन रिकॉम्बिनेशन नहीं होती है बच्चों। सिर्फ क्या हो रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल अपन यहां पर अमीबा का केस लेते हैं, बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। देखो यहां पर ये क्या है, न्यूक्लियस है, ये अमीबा है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट होता है किंगडम प्रोटिस्टा में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया आपको, प्रोटोजोन्स में ये उसका न्यूक्लियस है ना। अब क्या होगा बच्चों, यदि इसको डिवाइड होना है तो ये असेक्सुअल मेथड से यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, जो कि बाइनरी फ्यूजन है, 1 से 2 हो रहा है। कैसे हो रहा है, इसके न्यूक्लियस में क्या है बच्चों, जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, और जब पेरेंट से ऑफस्प्रिंग पैदा होती है तो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है, तो बेसिक से 6th क्लास से आप पढ़ते हुए आ रहे हो, सबको पता है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इस न्यूक्लियस में जो डीएनए है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो सिर्फ डायरेक्टली डुप्लीकेट हो रहा है, 1 से 2 कॉपी बन रही है। ये एक न्यूक्लियस था, एज इट इज इसकी एक और कॉपी बन गई। तो ये जो एक और कॉपी बनी है इस न्यूक्लियस से बच्चों, उस न्यूक्लियस में भी एग्जैक्टली वही और उतना ही डीएनए मटेरियल है, जितना इस वाले में था उतना ही इस नए वाले में। आई नहीं आई बात समझ में, एग्जैक्ट कॉपी है। और हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, वो कौन डिसाइड कर रहे हैं, ये डीएनए ही डिसाइड करता है, जेनेटिक मटेरियल ही डिसाइड कर रहा है बच्चों। तो जब जेनेटिक मटेरियल एग्जैक्टली सेम है तो अब क्या होगा, पहले एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बने। जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है बच्चों, ध्यान से सुनना, ये वर्ड काम आएंगे, मैं लिखकर भी लाया क्योंकि एनसीईआरटी ने दे नहीं रखे, यहां पर आप देखेंगे, है ना। ये जो कुछ ग्रीन कलर में चीजें हैं बच्चों, ये मैं लिखकर लेकर आया हूं अलग से, एडिशनल पॉइंट्स हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में इंक्लूडेड नहीं है। तो देखो एक वर्ड यहां लिख रखा है मैंने, कैरियोकाइनेसिस। तो जब एक न्यूक्लियस 2 में डिवाइड होता है, अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाता है, यहां पर आधा आधा नहीं हो रहा, ये ध्यान रखना। आप ये सोचो कि सर आधा इधर है या आधा इधर, नहीं, इस न्यूक्लियस में भी उतना ही जेनेटिक मटेरियल है जितना इसमें था, और इसमें भी उतना ही जेनेटिक मटेरियल है जितना इसमें था बच्चों। ये खास बात है, ठीक है। पूरा जेनेटिक मटेरियल पहले डुप्लीकेट होता है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है, फिर 2 न्यूक्लियस होते हैं। तो न्यूक्लियर डिवीजन को, जब 1 से 2 न्यूक्लियस बनते हैं, उसको हम कहते हैं बच्चों कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियर डिवीजन को। और बाद में क्या हो रहा है, तो अब क्या हुआ देखो, एग्जैक्ट जेनेटिक मटेरियल की 2 कॉपी बन चुकी है यहां पर, ठीक है। तो पहले तो कैरियोकाइनेसिस हो गया, न्यूक्लियर डिवीजन हो गया। अब क्या होगा, यहां पर जो साइटोप्लाज्म है अमीबा का, वो भी डिवाइड हो जाएगा बच्चों, हो गया। तो 2 डॉटर अमीबा बन गए। साइटोप्लाज्म के डिवीजन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। तो यहां पर अमीबा में क्या हो रहा है बच्चों, पहले कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, बाद में साइटोकाइनेसिस होता है। ये बाइनरी फ्यूजन का तरीका है अमीबा में, असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में, अभी अपन आगे पढ़ेंगे। तो यहीं पर याद कर लो कि जब भी, ध्यान से सुनना, जब भी फ्यूजन होगा, फ्यूजन एक तरीका, फ्यूजन का मतलब क्या होता है, ब्रेक होना। आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो फ्यूजन एंड फ्यूजन। फ्यूजन जुड़ना, फ्यूजन ब्रेक होना। बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी रेफर्स टू 2, ऐसा मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें एक पेरेंट 2 डॉटर इंडिविजुअल्स में ब्रेक हो रहा है। आई नहीं आई, डिवाइड हो रहा है। आई नहीं आई बात समझ में, क्लियर है, ठीक है ना। तो यहां पर अमीबा में पहले कैरियोकाइनेसिस हुआ, फिर साइटोकाइनेसिस हुआ। मेन चीज जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जो जेनेटिक मटेरियल इस न्यूक्लियस में था पेरेंट अमीबा के, वही जेनेटिक मटेरियल इस वाले में भी आया, एग्जैक्टली वही और उतना ही, और यही जेनेटिक मटेरियल उतना ही और वही किसमें आया, इस वाली में भी आया। तो ये जो दोनों अमीबा यहां पर हैं, डॉटर अमीबा, बच्चे अमीबा, ये बच्चे अमीबा इस पेरेंट की जेरोक्स कॉपी होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि कैरेक्टर्स कौन डिसाइड करता है, जेनेटिक मटेरियल, जो एग्जैक्टली वही आया जो पेरेंट में था, होंगे ना। तो उसके भी एग्जैक्ट जेरोक्स कॉपी होंगे, और आपस में भी एक दूसरे की जेरोक्स कॉपी होंगे, एग्जैक्टली आइडेंटिकल ट्विन्स हम कह सकते हैं, बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले ट्विन्स। आई नहीं आई बात समझ में, क्लियर है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम क्या कह सकते हैं कि वेरिएशंस प्रोड्यूस नहीं होती। वेरिएशंस का मतलब क्या है, अंतर, है ना। तो अंतर नहीं आता है फ्रॉम पेरेंट टू डॉटर इंडिविजुअल्स, एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, डिफरेंसेस नहीं आते हैं कैरेक्टर में, चेंजेस नहीं आते हैं बच्चों, है ना। तो एज अ रिजल्ट the offspring that are produced are not only identical to one another but are also exact copies of their parent.
तो इसकी वजह से जो मैंने अभी तरीका बताया है, क्योंकि एग्जैक्ट कॉपी ऑफ जेनेटिक मटेरियल जा रही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्रॉम सिंगल पेरेंट टू देयर डॉटर इंडिविजुअल्स, तो जो डॉटर इंडिविजुअल हैं वो ना सिर्फ नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अनदर, ये देखो एनसीईआरटी की ही पूरी लाइंस लेकर आया हूं इस बार, इस साल एक बेहतर तरीका हमने डिवाइस किया है कि हम बायोलॉजी में 360 में से 360 ले आए, क्योंकि इस बार का पेपर आपने देखा होगा तो एक क्वेश्चन को छोड़कर 100 में से 99 क्वेश्चन एग्जैक्टली एनसीईआरटी की लाइनों में थे। तो ज्यादा अच्छा तरीका क्या है कि अपन एनसीईआरटी की लाइंस को ही समझते हुए पढ़ें, लेकिन पॉइंट वाइज ले आओ, क्योंकि पैराग्राफ में चीजें ना तो याद होती है ना समझ में आती ढंग से। तो आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, है ना, पहले पूरी एनसीईआरटी के पॉइंट्स बनाता हूं एक प्रॉपर सीक्वेंस में, जहां जहां जरूरी होती है वहां पर चीजें ऐड करता हूं ताकि आपको मदद मिले, कोई एडिशनल क्वेश्चन बाहर से क्वेश्चन आ जाए तो भी आप निकाल लो बच्चों जितना जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, इस तरीके से पढ़ने से हमारी एनसीईआरटी ही रिवाइज हो रही है बार बार, हमें एनसीईआरटी खोलने की जरूरत ही नहीं है, एनसीईआरटी की कोई लाइन यहां से मिसिंग आपको नहीं मिलेगी बच्चों, जितनी भी एकेडमिक लाइंस है, सब्जेक्ट लाइंस है, एनसीईआरटी की सारी लाइंस यहां पर इन नोट्स में आपको मिलेगी, और ये आपको डाउनलोडेबल फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रिंटेबल फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रिंट निकालो और पढ़ो, और इसी को साल में 10, 15, 20 बार रिवाइज कर लो, मेरी गारंटी 360 में से 360 आ जाएंगे बायोलॉजी में, है ना। जैसे मैं समझा रहा हूं बस समझ लो फिर याद करो, आगे बात समझ में। तो ये आपस में भी आइडेंटिकल होंगे, पेरेंट के भी आइडेंटिकल होंगे। अब यहां पर इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज क्लोन। क्लोन क्या होता है? द टर्म क्लोन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। देखो क्लोन जनरली आप लोग, या आपने देखा होगा अखबार में भी कई बार इस बारे में इंफॉर्मेशन न्यूज आती है क्लोन्स के बारे में, है ना, डॉली शिप के बारे में सबने सुन रखा होगा, फर्स्ट जो अपन क्लोन की बात करते हैं एनिमल क्लोन। तो क्लोन वर्ड जनरली आप क्या कहते हो कि सर अंशुमन सर की यदि एक और कॉपी बन जाए एग्जैक्ट कॉपी तो वो अंशुमन सर का क्लोन है, ठीक है, वर्ड वाइज मानता हूं ये जो आपने इंटरप्रिटेशन करा है, मीनिंग निकाला है, सही है। लेकिन यदि अपन बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, प्रॉपर बायोलॉजी की टर्म्स के हिसाब से देखें, तो क्लोन टर्म ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ग्रुप को मतलब कैसे? यदि मेरी एक जेरोक्स कॉपी यहां पर खड़ी है तो हम दोनों मिलाकर क्लोन वर्ड बनेगा, हम दोनों का जो ग्रुप है, पेयर है, दैट इज अ क्लोन। मान लो मेरे जैसे 3 और हैं तो हम चारों मिलाकर क्या कहलाएंगे? क्लोन कहलाएंगे। आई नहीं आई बात समझ में? सो द टर्म क्लोन इज यूज, देखो लिख एनसीईआरटी ने भी ये लिख रखा है, द टर्म क्लोन इज यूज टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स, जितने भी आपस में बिल्कुल जेनेटिकली आइडेंटिकल, और जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे तो मॉर्फोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, आपके स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को मॉर्फोलॉजी अपन कहते हैं, है ना। इंटरनल कैरेक्टर, इंटरनल फीचर्स जो होते हैं वो एनाटॉमी होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है? मॉर्फोलॉजी होता है। तो ऑब्वियसली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाहर से बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले होंगे, जेनेटिकली भी आइडेंटिकल होंगे, तो जो ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्लोन। अब जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, 4 अंशुमन सर हैं तो चारों अंशुमन सर मिलाकर क्लोन कहलाएंगे। अब इस क्लोन में जिसमें 4 अंशुमन सर हैं, हर एक मेंबर इस क्लोन का, यानी कि हर एक अंशुमन सर, इस 4 अंशुमन सर के क्लोन का जो ग्रुप है, हर एक मेंबर क्या कहलाता है बच्चों? रेमेट। ये चीज आपको एनसीईआरटी ने नहीं दर्जी है, डिफरेंशिएट मैंने कर दिया, आप कंफ्यूजन भी नहीं होगा। क्लोन क्या है? यदि 4 एक जैसे हैं तो वो चारों मिलाकर एक क्लोन कहलाएंगे, और उस क्लोन का हर एक मेंबर क्या कहलाएगा? एक रेमेट कहलाएगा बच्चों। आई थिंक ये वाला पॉइंट क्लियर है। कोई भी डाउट हो बच्चों साथ के साथ पूछते हुए चलना, यार अभी नहीं पूछ पाओ तो क्लास के बाद डाउट सॉल्विंग ग्रुप में पूछ लेना अपने। Asexual reproduction is common among single-celled organisms and in plants and animals with relatively simple organization. Asexual reproduction और sexual reproduction यदि हम बात करें evolution point of view से बच्चों, कि धरती पर जब लाइफ का ओरिजिन हुआ तो शुरुआत में पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या स्टार्ट हुआ था? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था? द आंसर विल बी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले क्या स्टार्ट हुआ? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट वाज सिंपल। बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवॉल्व हुआ, बाद में आया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ऑब्वियसली जो धरती पर पहले बने ऑर्गेनिजम्स उन्हीं में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा मिलता है, और जो बाद में इवॉल्व हुए, हम बाद में आए, हम एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत लेट डेवलपमेंट हुआ है हमारा, तो जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें आपको मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा। तो जो अपन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं बच्चों, उसमें किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया,
इसमें जो शुरुआत की यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की किंगडम है बच्चों, फॉर एग्जांपल किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा, क्योंकि ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स या हम कह सकते हैं सिंपल ऑर्गेनिजम्स की श्रेणी में आते हैं, कैटेगरी में आते हैं, तो इनके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा देखने को मिलता है इन कंपैरिजन टू सेक्सुअल। सेक्सुअल कम होता तो है लेकिन कम देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि हम हायर प्लांट्स और हायर एनिमल्स की बात करें तो उनमें मेनली आपको सेक्सुअल देखने को मिलेगा, हाँ कुछ में असेक्सुअल भी देखने को मिलता है। तो बस अंतर आ रहा है, मिलता ऑलमोस्ट सभी ऑर्गेनिजम्स में दोनों तरह के है ना। लोअर ऑर्गेनिजम्स में भी दोनों तरह के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मिलेंगे, असेक्सुअल सेक्सुअल। हायर ऑर्गेनिजम्स में भी दोनों तरह के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेंगे, असेक्सुअल सेक्सुअल। लेकिन हायर में सेक्सुअल मेजोरिटी में मिलता है, असेक्सुअल कम मिलता है। लोअर में असेक्सुअल ज्यादा मिलता है, सेक्सुअल कम मिलता है। ये लाइनें बोलना चाह रही। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमंग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स एंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स विद रिलेटिवली सिंपल। जो लोअर कैटेगरी के प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं, पुराने वाले हैं, जो पहले आए धरती पर, उनमें मेनली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। In protists and monerans, the organism or the parent cell divides by mitosis into two to give rise to new individuals. यहां पर जो अपन ने बात करी है बच्चों अमीबा की, thus in these organisms cell division is itself a mode of reproduction. है ना, अभी मैंने बोला ना किंगडम प्रोटिस्टा, यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स आते हैं सारे, अमीबा एग्जांपल है बच्चों। अभी लास्ट लेक्चर, कल का जो लेक्चर था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, उसी में पढ़ाया आप लोगों को मैंने। और उसके पहले वाले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लेक्चर में हमने किंगडम मोनेरा पढ़ी थी, उसमें सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं। दोनों ही यूनिसेलुलर है, प्रोटिस्ट में यूकेरियोटिक होते हैं, मोनेरन्स में सारे प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं ना। ये ऑलरेडी अपन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हैं, रिवाइज करते हुए चलेंगे साथ के साथ बहुत सारी चीजें जो भी आती जा रही, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, उनको यदि कहीं वापस आए किसी चैप्टर में तो रिवाइज कर लिया करो बच्चों, स्किप मत करा करो, है ना, एक तरह से रिवीजन हो जाता है आपका। तो यहां पर जैसा भी हमने बोला था कि भाई जो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो मेनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ज्यादा मिलता है। तो पेरेंट सेल वहां पर डिवाइड होती है माइटोसिस से। ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है कैसे हुआ है, माइटोटिक डिवीजन से हुआ है। यहाँ पर मियोसिस इन्वॉल्व नहीं है, मियोसिस होता तो फिर वेरिएशन आ जाती है, आइडेंटिकल कॉपी नहीं होती बच्चों, है ना। इनटू टू टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल, एक से दो बन रहे हैं बच्चों यहाँ पर, ये बाइनरी फिजन का मेथड कहलाएगा। Thus in these organisms cell division is itself a mode of reproduction। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और इस लाइन के बारे में यदि आप लोगों ने लिविंग वर्ल्ड वाला जो पूरा चैप्टर मैंने पढ़ाया 3 लेक्चर्स में अच्छे से सुना और समझा है, तो वहां पर 2-3 बार मैंने बहुत जोर दे देकर इस बारे में बात करी थी, क्योंकि वहां एनसीईआरटी ने एक लाइन लिख रखी है कि इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिमस विद ईच अदर। सिनोनिम्स का मतलब होता है बच्चों पर्यायवाची शब्द, है ना। एक ही शब्द के दूसरे जो पर्यायवाची समकक्ष शब्द होते हैं उनको हम पर्यायवाची बोलते हैं, सब समझते हैं इस चीज को, है ना। जैसे जल को अपन नीर भी बोलते हैं, आगे बात समझ में, ठीक है। सूरज को भानु भी बोलते हैं, तो दैट इज पर्यायवाची शब्द। धरती को धरा भी बोलते हैं, वसुंधरा भी बोलते हैं, है ना, तो पर्यायवाची शब्द। तो एनसीईआरटी लिविंग वर्ल्ड में क्या कह रही है, लिविंग वर्ल्ड में बोलती है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, फॉर एग्जांपल अमीबा या बैक्टीरिया, उनमें ग्रोथ कैसे होती है, सेल डिवीजन से। तो यहां पर अमीबा में सेल डिवीजन हो रहा है 1 से 2 हो गए, क्योंकि ये है ही एक सेल का बना हुआ। जब भी सेल डिवीजन होगा तो 1 से 2 अमीबा बन जाएंगे, तो सेल डिवीजन हो रहा है। और जब भी सेल डिवीजन होता है तो हम कहते हैं ग्रोथ हो रही है, तो ग्रोथ हो रही है साहब। लेकिन यहां पर क्योंकि पूरा ऑर्गेनिज्म ही एक सेल का है, तो जब एक सेल से 2 सेल बनी तो एक अमीबा से 2 अमीबा बन गए, और जब एक इंडिविजुअल से 2 इंडिविजुअल बन जाते हैं तो वो रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो हम इसको रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों पर्यायवाची शब्द माने जा सकते हैं, सिनोनिम्स मान सकते हैं, दे आर सिनोनिमस टू ईच अदर। आया बच्चों समझ में? आई थिंक ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यहां पर ये बोल रही है एनसीईआरटी की इन दीज ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इज इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। Many single celled organisms reproduce by binary fission। अब यहां पर आगे जो पॉइंट्स हैं बच्चों, इनमें आपको डिफरेंट मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनसीईआरटी ने बता रखे हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी अलग अलग तरीके होते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स की, हाँ, कि इन एनिमल्स में इस तरह का मिल सकता है, किसी में बडिंग मिलेगी, किसी में फ्रेगमेंटेशन मिलेगा, किसी में बाइनरी फिजन, किसी में मल्टीपल फिजन। फिर प्लांट्स में अपन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की भी बात करेंगे, है ना। तो अब मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गए एक तरीके से। सबसे पहले बाइनरी फिजन के बारे में बात कर रहे हैं, एक तरह से ये पहला आपका असेक्सुअल मेथड का जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो मेथड हो गया। Where a cell divides into 2 halves and each rapidly grows into an adult। एग्जांपल यहाँ पर अमीबा का अपन ने बता दिया, पैरामीशियम भी बच्चों बिलोंग करता है प्रोटोजोन्स को ही, वो भी इसी तरीके से डिवाइड होगा। बस ध्यान क्या रखना है, जब भी फिजन होगा, फिजन के मेथड से 2 में डिवाइड होगा इंडिविजुअल, यानी कि बाइनरी फिजन होगा,
पहले हमेशा न्यूक्लियर डिवीजन होगा और फिर उसके बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा, यानी कि पहले कैरियोकाइनेसिस और फिर साइटोकाइनेसिस होगा। कोई भी डाउट हो पूछ लेना, डाउट मन में नहीं रखना, ठीक है बच्चों? यहां तक सब कुछ क्लियर है? पानी पी लो आप लोग भी, मैं भी पानी वानी पी लेता हूं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो ये अमीबा का और पैरामीशियम का एग्जांपल अपन ने देख लिया, उनमें बाइनरी फिजन देखने को मिलेगा। बेटा अमीबा में मल्टीपल फिजन भी देखने को मिलता है। फिजन का मतलब तो मैंने बता ही दिया, जब एक सेल से दो या दो से ज्यादा सेल बन रही हो। यहां पर एक से दो बन रही थी तो बाइनरी बोल देंगे, और यदि दो से ज्यादा सेल में पेरेंट सेल डिवाइड हो रही है, मान लो यहां पर दो की जगह चार अमीबा बनते हैं, तो वो मेथड फिर हो जाता मल्टीपल फिजन। ऐसे याद रखना, यदि एक सेल से, एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बन रही है बाय माइटोसिस, जिसमें पहले कैरियोकाइनेसिस फिर साइटोकाइनेसिस हो रहा है, वो बाइनरी फिजन कहलाएगा। ठीक है, और दो से ज्यादा डॉटर सेल्स बन रही है तो फिर वो किस कैटेगरी में चला जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे? मल्टीपल फिजन कहेंगे बच्चों, है ना? अमीबा में दोनों देखने को मिलते हैं। आगे अभी मल्टीपल फिजन भी बताऊंगा आपको। अमीबा में दे रखा है एनसीईआरटी ने, बस मेंशन नहीं कर रखा ढंग से। अभी पहले अपन एक और मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं बच्चों। दैट इज व्हाट? दैट इज बडिंग। समझा तो रखा है, नाम नहीं लिख रखा था एनसीईआरटी ने प्रॉपर तरीके से। तो यहां पर इन लाइंस में जो समझा रखा है वो बडिंग समझा रखी है, मैं आपके लिए लिख कर ले आया हूं अलग से। तो इन यीस्ट द डिवीजन इज अनइक्वल, तो ये अनइक्वल वर्ड याद रखना, है ना? यहां पर अभी डायग्राम है नहीं आज यीस्ट वाला, इसमें मैं आपको बता देता हूं वैसे ही। जैसे ईस्ट सेल है, यीस्ट सेल क्या है बच्चों? फंजाई है, यूनिसेलुलर फंगस। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही, लास्ट लेक्चर में समझाया था या लास्ट लेक्चर में बताया था कि भाई वैसे तो फंजाई में सब मल्टीसेलुलर मेंबर्स होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे यीस्ट, ये यूनिसेलुलर फंगस है बच्चों, है ना? तो यूनिसेलुलर फंगस का एग्जांपल होता है बच्चों यीस्ट, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। अब इसमें कैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? इसके अंदर पहले एक छोटा सा प्रोजेक्शन निकलेगा, है ना? ये छोटा सा प्रोजेक्शन क्या कहलाएगा बच्चों? दिस इज कॉल्ड एज बड। ठीक है, और इसको भी न्यूक्लियर मटेरियल यानी कि जेनेटिक मटेरियल मिल जाएगा, मिल गया जेनेटिक मटेरियल, है ना? इसका जो पेरेंट जेनेटिक मटेरियल था, न्यूक्लियस था, उससे कुछ इसको ये डुप्लीकेशन होकर इसको भी अपना जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस मिल जाएगा। और उसके बाद ये जो बड होगी बच्चों, ये अपनी पेरेंट यीस्ट सेल से अलग हो जाएगी। अब एक यीस्ट सेल से दो यीस्ट सेल बन चुकी है ना? लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? देखो इसमें और इसमें आपको लग रहा होगा सर ये तो सेम है, वहां पर भी ऐसे हो रहा था, यहां पर भी ऐसे हो रहा था। आपने उसको तो बाइनरी फिजन बोला, इसको आप बडिंग बोल रहे हो, अंतर है। वहां पर इस तरह से पहले कोई प्रोजेक्शन नहीं निकला था, नहीं निकला था। वहां पर तो क्या हुआ था? वहां पर तो ये हुआ था कि ये अमीबा है, इसमें पहले न्यूक्लियर डिवीजन चालू हुआ, कोई अलग से प्रोजेक्शन नहीं है, कोई बड नहीं बन रही। बड जैसा कोई स्ट्रक्चर वहां पर बाइनरी फिजन में नहीं बनता है ना? बाकी सेम चीज है, वहां पर भी पहले न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, यहां पर भी न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, वहां पर भी फिर उसके बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हुआ, यहां पर भी होगा। अंतर दोनों में ये, उसको बाइनरी फिजन इसलिए बोला क्योंकि कोई बड नहीं बन रही थी, सारा काम बिल्कुल सिमेट्रिक हो रहा है, इक्वल हो रहा है ना? यहां पर क्या हो रहा है? असिमेट्रिक हो रहा है, इसलिए तो अनइक्वल लिखा हुआ है ना? क्या हो रहा है यहां पर? पहले एक छोटा सा प्रोजेक्शन निकल रहा है, और फिर वो प्रोजेक्शन जो निकला, जो बड निकली है, वो डिटेच हो रही है फ्रॉम द पेरेंट बॉडी आफ्टर गेटिंग द न्यूक्लियर मटेरियल एंड साइटोप्लाज्मिक मटेरियल। आया समझ में? इसलिए इस मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जो आपको यीस्ट में समझा रखा है, अपन ने क्या बोला है बच्चों? बडिंग बोला है, जो कि बेटर वर्ड रहेगा इसके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझाने के लिए, बाकी है ऑलमोस्ट सेम। आई थिंक चीजें समझ में आ गई होगी आपको, है ना? ठीक है, अब बच्चों तो ये हो गया आपका दूसरा मेथड एक तरीके से, दैट इज बडिंग। अब फ्यूजन में मैंने आपको क्या बोला? अमीबा में आपको मल्टीपल फ्यूजन भी मिल सकता है। तो यहां पर एनसीईआरटी ने एक प्रोसेस आपको समझा रखा है अमीबा के केस में, दैट इज स्पोर्युलेशन। क्या समझा रखा है? स्पोर्युलेशन बच्चों। तो ये जो स्पोर्युलेशन है, ये स्पोर्युलेशन एक्चुअली अमीबा में किसका तरीका है? रिप्रोडक्शन बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मल्टीपल फ्यूजन ही है। लिख लेना अपने नोट्स में,
है ना। आपको जो नोट्स मिलते हैं बच्चों, उनका प्रिंट आउट निकाल लिया करो, सॉफ्ट कॉपी में मत रखा करो उनको मोबाइल में या सिर्फ अपने लैपटॉप में, प्रिंट आउट निकाल लिया करो। और फिर जो जो चीज़ें मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ आपको, कुछ लिखवाता हूँ, या जो मैं इंपॉर्टेंट मार्क करता हूँ, जिन पे मैं स्टार मार्क करता हूँ, उनको हाईलाइट कर लिया करो। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, उनको नोट डाउन कर लिया करो, क्योंकि यही अब आपके जो नोट्स में दे रहा हूँ ना बच्चों, बायोलॉजी में जिंदगी मतलब बिल्कुल सब कुछ यही है आपके लिए बायोलॉजी में। तो अब इन्हीं को बार बार पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, बार बार अलग अलग सोर्सेज से पढ़ोगे तो कुछ भी याद नहीं होता है। आप लोग क्या करते हो, नोट्स कॉपी अलग, एनसीईआरटी अलग, सब कचरा हो जाता है। अब यही सब कुछ है, हमें सब कुछ इसी में लिख लेना है। कुछ एक्स्ट्रा भी हम देंगे आपको, यदि मान लो नोट्स दे रहा हूं मैं कुछ एक्स्ट्रा, सब इन्हीं पीडीएफ्स के साथ अटैच कर लेना, है ना। फाइल बना लो, पंचिंग फाइल आती है ना, वो पंचिंग फाइल बना लो, उसमें सब पंच करते जाओ या स्टेपल करते जाओ, क्लिप करते जाओ, है ना, पूरी चैप्टर वाइज। फिर देखना कितना मजा आएगा पढ़ाई करने में। एक तरीका होता है बेटा, जितना सिस्टमेटिक चलोगे डॉक्टर बनने के चांसेस उतने ही ज्यादा हो जाएंगे। वैसे भी डॉक्टर बनने के बाद सिस्टमेटिक तो रहना ही पड़ेगा आपको। स्पोर्युलेशन एक तरह से मल्टीपल फ्यूजन का तरीका है, इसको समझेंगे, इसको मैं डायग्राम से समझाऊंगा बच्चों, है ना। यहां पर बहुत सारी जगह अपने पास, यहां पर इसको अपन समझ लेते हैं स्पोर्युलेशन में होता क्या है। ध्यान से समझना, फिर थ्योरी तो अपने आप समझ में आ जाएगी यदि मेथड समझ लिया तो। अमीबा के अंदर देखने को मिलता है पहली चीज तो, मान लो ये एक अमीबा है, यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, किंगडम प्रोटिस्टा को बिलोंग करता है बच्चों। अब जब तक अभी अपन ने बाइनरी फिजन भी देखा, तो पहला सवाल तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, आप लोग दिमाग के घोड़ों को दौड़ाया करो बच्चों, आप लोग, है ना। आप लोग क्या करते हो कि बिल्कुल दिमाग को सोता हुआ रखते हो, दौड़ाते ही नहीं हो। क्वेश्चंस आने चाहिए। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले तो अमीबा में बाइनरी फिजन का तरीका बताया, अब मैं कह रहा हूं मल्टीपल फिजन भी होता है, तो पहला क्वेश्चन तो दिमाग में क्या आना चाहिए कि सर कब बाइनरी फिजन होगा और कब मल्टीपल फिजन होगा। सिर्फ बाइनरी फिजन ही क्यों नहीं हो रहा, जब बाइनरी फिजन से आराम से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीपल फिजन क्यों कर रहा है। और आपने कहा मल्टीपल फिजन में एक ही बार में दो से ज्यादा डॉटर सेल्स बनेगी तो ज्यादा फायदेमंद तो ये, तो फिर बाइनरी फिजन क्यों हो रहा है, तो बता देता हूं। जो प्रिफर्ड तरीका है, जो प्रिफर करता है अमीबा नॉर्मली नेचुरली, वो है बाइनरी फिजन। वो कब होता है, जब उसके आसपास फेवरेबल कंडीशन है, सब कुछ बढ़िया है, आसपास का वातावरण, खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, सब कुछ इज ओके, तो वो क्या करेगा, बाइनरी फिजन। लेकिन जब भी आसपास की कंडीशंस में कुछ अनफेवरेबल चेंजेस आ जाते हैं, ऐसे चेंजेस जो उसके लिए सुटेबल नहीं है, तो फिर अमीबा क्या शो करता है, मल्टीपल फिजन। क्यों, क्योंकि ये जो मल्टीपल फिजन का तरीका है अमीबा में, ये सिर्फ रिप्रोडक्शन का ही तरीका नहीं है, खुद को अनफेवरेबल कंडीशन से बचाकर रखने का भी तरीका है। तो वो देखते हैं हम आगे बात समझ में कब होता है, वो पॉइंट समझा दिया मैंने। अब जब भी अनफेवरेबल कंडीशन होगी, तो पहली चीज तो कब कब होता है ये, जब अनफेवरेबल अनसुटेबल कंडीशन है ना, जो इसके लिए सही नहीं हो कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशंस में आपको स्पोर्युलेशन देखने को मिलेगा। क्या पढ़ रहे हैं अभी अपन, स्पोर्युलेशन का मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन अमीबा, जो क्या होता है, मल्टीपल फिजन से होता है। अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं, सबसे पहला काम क्या करता है अमीबा, कि इसके जो स्यूडोपोडिया हैं, फॉल्स फीट, जो लास्ट लेक्चर में मैंने समझाए थे आपको, उनको विड्रॉ कर लेगा। ये जो फॉल्स फीट है इनको विड्रॉ कर लेगा और सर्कुलर बन जाएगा, बिल्कुल राउंड बन जाएगा, बन गए साहब, ठीक है। अब क्या करेगा ये, अब क्योंकि इसके आसपास की जो कंडीशन है इसके लिए खतरनाक है, अनफेवरेबल है, तो ये अपने को बचाने के लिए कुछ केमिकल्स को सिक्रीट करेगा, बायोमोलिक्यूल्स को सिक्रीट करेगा अपने आउटर सरफेस पर, और उनसे 3 लेयर बना लेगा अपनी सेल के बाहर। क्या बना लेगा बच्चों, 3 लेयर बना लेगा अपनी सेल के बाहर। कैसे, तो पहले तो अपन ये बना लें, अमीबा तो बनाए, इस पे बना लेते हैं, चलो नेक्स्ट पे बनाते हैं, चलो, है ना। ये पहले तो इसने विड्रॉ करे स्यूडोपोडिया, ये वही वाला, आगे चल रहे हैं अपन। अब इसमें नेक्स्ट चेंज क्या आएगा, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, हर एक डायग्राम में एक अगला स्टेप बना लेते हैं। ये अपने आसपास 3 हार्ड कवरिंग सिक्रीट करेगा, केमिकल सिक्रीट करेगा, जो सूखकर हार्ड कवरिंग बना लेंगे इस अमीबा की सेल के बाहर। ये एक लेयर हो गई, दूसरे कलर से दूसरी लेयर बना लेते हैं, ये दूसरी लेयर हो गई, और तीसरे कलर से तीसरी लेयर बना लेते हैं भाई, ये तीसरी लेयर हो गई। आया नहीं आया समझ में, ठीक है। तो ये जो तीनों लेयर्स हैं बच्चों, ये क्या है, एक तरीके से स्पोर कवरिंग्स और कोट। कोट क्या होता है, कवर, है ना। तो अपने बाहर कितनी लेयर्स का, 3 लेयर्स का,
3 लेयर्स का एक स्पोर कवरिंग या कोट या लेयर्स रिलीज करेगा ये अमीबा। ये जो प्रोसेस है, ये जो स्टेप है जिसमें ये अपने आप को 3 लेयर्स में कवर कर लेता है, ये स्टेप कहलाता है क्या? एनसिस्टेशन। समझाऊंगा, रटने की जरूरत नहीं है ना। सिस्ट का मतलब होता है कोई भी एक होलो चीज जो अंदर से खोखली हो, है ना। एनसिस्ट, एनसिस्ट बायोलॉजी में ये वर्ड आपके एमबीबीएस वगैरह में भी इस तरह के वर्ड्स आएंगे बच्चों, जहां पर भी किसी वर्ड के आगे ई एन लग जाता है मतलब अंदर। तो एनसिस्टेशन ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें कोई चीज सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जा रही है ना। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर सिस्ट क्या है, ये जो 3 लेयर्स रिलीज हुई है, मैं अंदर से इस अमीबा को हटा दूं यदि, तो एक खाली खोल बनेगा नहीं बनेगा, अंदर से खोखला, वो तो हो गया सिस्ट। और अमीबा ने इस सिस्ट के अंदर अपने आप को क्या कर लिया है, इनकॉर्पोरेट कर लिया है, अपने आप को इस सिस्ट से कवर कर लिया है। तो ये स्टेप क्या कहलाएगा? एनसिस्टेशन कहलाएगा। आया नहीं आया समझ में? ये वर्ड एनसीईआरटी ने यूज करा है इसलिए समझा रहा हूं। तो एनसिस्टेशन क्या है? ये जो पूरा प्रोसेस अभी अपन पढ़ेंगे ना, ये पूरा प्रोसेस तो कलेक्टिवली टोटली क्या कहलाएगा? स्पोरुलेशन। पूरा प्रोसेस फ्रॉम फर्स्ट स्टेप जो भी लास्ट स्टेप होगा वहां तक स्पोरुलेशन, और इस पूरे प्रोसेस का एक स्टेप क्या है बीच में? एनसिस्टेशन। और वो स्टेप क्या है? जब ये अपने आसपास 3 लेयर्स को सिक्रीट करता है। कर लिया, अब ये प्रोटेक्ट हो गया। अब ये चाहे महीनों तक पड़ा रहे, अनफेवरेबल कंडीशन इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, है ना। अब कभी ना कभी तो खराब दिन जाते हैं, ये मैं आप लोगों को ही बोलता हूं, परेशान मत हुआ करो, कई बार आते हैं खराब दिन हमारी लाइफ में। हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहो, पॉजिटिव रहो, कभी ना कभी खराब समय गुजरेगा जरूर। यदि खराब समय आया है तो अच्छा समय भी आएगा, तो इसका भी आएगा अच्छा समय, है ना। अब मान लो वापस से फेवरेबल कंडीशन इसके आसपास आ गई, उनको ये सेंस कर लेगा। जैसे इसको पता चलेगा कि अब फेवरेबल कंडीशंस हैं बच्चों, तो ये क्या करेगा, अभी रहेगा तो स्पोर कोट के अंदर ही, लेकिन इसका जो न्यूक्लियस था वो न्यूक्लियस अब डिवाइड हो जाएगा मल्टीपल न्यूक्लियाई में, 2 से ज्यादा न्यूक्लियाई में। सिर्फ 2 में नहीं होगा, 2 से ज्यादा में, या टोटल 5 बना दिए मैंने, ठीक है। और हर न्यूक्लियस के आसपास एक एक सेल मेम्ब्रेन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? जैसे इस अमीबा की सेल मेम्ब्रेन थी, वैसे इन न्यूक्लियाई के आसपास भी सेल मेम्ब्रेन बन जाएगी। और फिर अगला स्टेप क्या होगा, क्योंकि अब बाहर अच्छी कंडीशंस हैं, मौसम सुहावना हो चुका है ना, तो अब क्या करेगा, ये इसका जो स्पोर कोट है उसके बाहर आ सकता है ये, तो अब ये अपना स्पोर कोट जो है वो ब्रेक कर देगा। अब इसका स्पोर कोट ब्रेक हो जाएगा। हो गया ब्रेक, इसकी सेल मेम्ब्रेन भी ब्रेक हो जाएगी नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन भी ब्रेक होगी। अब ये जो अंदर छोटे छोटे, अब एक्चुअली क्या है, अंदर हर न्यूक्लियस के आसपास एक सेल मेम्ब्रेन है, ध्यान से देखो तो क्या हो चुका है, अंदर 5 छोटे छोटे अमीबा ऑलरेडी बन चुके हैं। ये जो 5 छोटे छोटे अमीबा अंदर बने हैं ना आपके, इन 5 छोटे छोटे अमीबा को हम क्या बोलते हैं बच्चों? दीज आर कॉल्ड एज स्यूडो पोडियो, ये वर्ड दे रखा है एनसीईआरटी ने, अभी पढ़ेंगे अपन। स्पोर्स क्या कहलाते हैं? ये स्यूडोपोडियो स्पोर्स कहलाते हैं, या अमीबुले, स्मॉल अमीबा भी आप इनको कह सकते हो। अब ये अमीबा क्योंकि बाहर कंडीशंस अच्छी है, नुकसानदायक नहीं है, तो क्या करेंगे, इस से बाहर आ जाएंगे और पानी में रिलीज हो जाएंगे, अपनी स्वतंत्र लाइफ जीना स्टार्ट कर देंगे। शुरुआत में एक अमीबा था, लास्ट में एक से कितने बन गए? 5 बन गए। पीछे क्या रह गया? पेरेंट अमीबा का कुछ अवशेष रह जाता है बच्चों। अब इस मेथड में देखो 2 चीजें हो रही है, एक तो रिप्रोडक्शन, 1 से 5 हो गए, और 2 से ज्यादा में डिवाइड हो रहा है, इसीलिए क्या कहलाएगा? मल्टीपल फ्यूजन कहलाएगा पहली चीज। तो ये जो स्पोरुलेशन है, इट बिकम्स अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय किस मेथड से? असेक्सुअल मेथड से। असेक्सुअल में भी किस मेथड से? मल्टीपल फ्यूजन से। एक तो ये याद रखो। दूसरी चीज क्या याद रखनी है आपको, ये मेथड ऑफ, ये वर्ड मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था आपको, पेरिनेशन भी है बच्चों, ये मेथड ऑफ पेरिनेशन भी है। पेरिनेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? अनफेवरेबल कंडीशंस को विथस्टैंड करना,
है ना। इसके कई काफी समय तक क्या थी, खराब कंडीशंस थी, उनको ये झेल पाया। तो अनफेवरेबल कंडीशंस में खुद को सर्वाइव करके रखना, झेलना उन कंडीशंस को, टॉलरेट करना, दैट इज नोन एज पेरिनेशन। सो दिस इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ पेरिनेशन। प्लस एक और फायदा मिल रहा है यहां पर, क्या हो रहा है, ये जब स्पोर बनता है तो एक्वेटिक हैबिटेट में मिलता है, अमीबा बच्चों अपने को पानी में मिलता है, तो ये तैर के दूर भी जा सकता है। तो ऑटोमेटिकली भी हो सकता है कि जब तैर के दूर चला जाएगा तो हो सकता है ऐसी जगह चला जाए जहां पर अपना पानी के साथ जाएगा फ्लोट होकर, है ना, खुद नहीं तैरेगा, मतलब फ्लोट होकर, क्योंकि इसके पास कुछ मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं है तैरने के लिए, वो वर्ड थोड़ा सा गलत हो जाएगा, तैरना, फ्लोट होकर पानी की करंट के साथ, लहर के साथ, ये ऐसी जगह भी पहुंच सकता है जहां पर फेवरेबल कंडीशन हो। लेकिन इससे फायदा क्या मिलेगा कि एक जगह पर ऑलरेडी जहां पर अमीबा था, उसकी दूर जो जगह है वहां पर भी अमीबा की नई जनरेशन डेवलप हो सकती है। डिस्पर्जल, फैलना, पढ़ते हो ना प्लांट्स में अपन कॉमनली इस वर्ड को पढ़ते हैं डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का भी तरीका है बच्चों। तो स्पोरुलेशन में रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, पेरिनेशन भी है, डिस्पर्जन भी है। ये सारी चीजें किसके अंदर हो रही है, स्पोरुलेशन में। स्पोरुलेशन के बीच में एक स्टेप क्या है, एंसिस्टेशन। तो ये डायग्राम जो है बच्चों, ये आप अपने हाथों से, नोट्स में आपको बहुत सारी जगह दे रखी है, ये जो ट्रिक्स वाले पेजेस हैं आप भी ऐसे बना लोगे जैसे मैंने बनाया है, ठीक है, फिर कभी नहीं भूलोगे। अब अपन आराम से थ्योरी पढ़ सकते हैं स्पोरुलेशन की, अब कोई डाउट नहीं होगा। बाकी बच्चे कभी स्पोरुलेशन समझ ही नहीं पाते हैं, आपकी भी गलती नहीं, एनसीईआरटी ने समझा ही ऐसे रखा है। तो अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस द अमीबा विड्रॉज इट्स स्यूडोपोडिया। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया था कि वो अपने स्यूडोपोडिया को विड्रॉ करके राउंड हो जाएगा, हो गया। एंड सिक्रेट्स अ 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग और सिस्ट, और अपने आसपास 3 लेयर्स की एक हार्ड कवरिंग या सिस्ट को सिक्रेट करता है, वो हो गया एनसिस्टेशन। लिखा भी है देखो, दिस फिनोमिनन इज टर्म्ड एज एनसिस्टेशन। यहां तक क्लियर। अब आगे देखते हैं आगे क्या कह रही है एनसीईआरटी, ये ट्रिक्स के पेजेस हैं अपने लाइफ स्पेन के। व्हेन फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न, एनसिस्टेशन तो अनफेवरेबल में हुआ और जब तक अनफेवरेबल रहेगी वैसे पड़ा रहेगा, लेकिन जब फेवरेबल कंडीशंस आ जाती है, व्हेन फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न द एनसिस्टेड अमीबा, यानी कि जो अमीबा अभी वो 3 लेयर्स के अंदर पड़ा हुआ है, कैसे मल्टीप्लाई करता है, मल्टीपल फ्यूजन से, डिवाइड्स बाय मल्टीपल फ्यूजन। आ गया, इट इज अ मेथड ऑफ मल्टीपल फ्यूजन। एंड प्रोड्यूसेस मेनी माइन्यूट, ये मिनट, समय वाला मिनट नहीं है, माइन्यूट है, छोटे, है ना, छोटे छोटे अमीबा प्रोड्यूस करता है, जिनको हम एक और नाम देते हैं स्यूडोपोडियोस्पोर्स। क्या नाम देते हैं बच्चों, स्यूडोपोडियोस्पोर्स। The cyst wall bursts out and the spores are liberated in the surrounding medium to grow up into many amoeba. cyst wall टूट जाएगी क्योंकि बाहर अनफेवरेबल कंडीशन नहीं है, फेवरेबल कंडीशन है, और ये जो माइन्यूट अमीबा या स्यूडोपोडियोस्पोर्स हैं ये बाहर के पानी में रिलीज हो जाएंगे। अब ये जो पूरा प्रोसेस है जो हमने पूरा समझा है, दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पोरुलेशन। आई थिंक देयर इज नो डाउट इन दिस, एवरीथिंग इज क्लियर, है ना। आगे बात समझ में यहां तक। तो बाइनरी फ्यूजन देख लिया, फिर बडिंग देख ली, मल्टीपल फ्यूजन देख लिया बच्चों। बडिंग आप लोग हाइड्रा में भी पढ़ते हो, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, है ना, हाइड्रा में आपने देखा है, तो वो बताने की जरूरत नहीं है। आगे बात करते हैं अब। Members of the kingdom fungi and simple plants such as algae reproduce through special asexual reproductive structures. कौन से स्ट्रक्चर्स, वो आगे की लाइन में दे रखा है। तो जब हम अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो नेक्स्ट लेक्चर है, यानी कि कल का जो लेक्चर है बच्चों, मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था, इस वीक मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तीनों दिन मेरे लेक्चर्स हैं। कल मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का 3rd लेक्चर लिया था, आज रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म का 2nd लेक्चर है, और कल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का 4th लेक्चर मैं लेने वाला हूं, जिसमें किंगडम फंजाई पढ़ाऊंगा। तो कल, और क्योंकि मेरे को इस बार आउट ऑफ स्टेशन जाना है बच्चों, अभी कल मैं निकल जाऊंगा, बस सुबह सुबह आपका लेक्चर लेने के लिए रुका हुआ हूँ मैं आज, नहीं तो मैं आज निकल जाता, एक जरूरी फैमिली फंक्शन अटेंड करना है और कुछ और भी मेरे मेडिकल फील्ड से रिलेटेड वर्क्स हैं जयपुर में। तो उसी रीजन से मैं सिर्फ कि भी आपका एक और लेक्चर कल कंप्लीट कर दूं, तो आपका लेक्चर लेते ही निकलूंगा। तो बाकी की जो दिन है थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मेरी क्लासेस इस वीक नहीं रहेगी, है ना, मैं सैटरडे शाम तक आऊंगा वापस कोटा। तो कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ये सारी चीजें। अब यहां से जो ये आगे चीजें आ रही है, मैं आपको पहले बता दूं बच्चों, जैसे अब जो असेक्सुअल मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यहां पर बता रखे हैं एनसीईआरटी ने, इनकी डिटेल अलग अलग चैप्टर्स में आएगी। जैसे प्लांट से रिलेटेड जितने बता रखे हैं वो सब आएंगे प्लांट मॉर्फोलॉजी में, वहां पर अपन स्टेम का मॉडिफिकेशन, रूट का मॉडिफिकेशन वो सब देखेंगे। वहां स्टेम के मॉडिफिकेशंस में अपन कई चीजें देखेंगे कि अलग अलग प्लांट्स स्टेम्स के थ्रू भी रिप्रोड्यूस करते हैं वेजिटेटिवली, वो वर्ड्स यहाँ पर दे रखे हैं। तो अभी यहाँ पर जितना मैं आपको समझाऊं समझ लो और याद कर लो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ट्रस्ट रखना है, ब्लाइंडली ट्रस्ट करोगे टीचर को तो फायदे में रहोगे, जैसे जैसे समझाता जा रहा हूँ करते जाना।
तो स्पोर्ट्स के बारे में कल अपन बात करेंगे जब किंगडम फंजाई पढ़ेंगे। असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह के स्पोर्ट्स देखने को मिलते हैं बच्चों फंजाई में। अभी अपन असेक्सुअल स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं। तो एल्गी और फंजाई दोनों में स्पेशल टाइप के असेक्सुअल स्ट्रक्चर्स मिलते हैं बच्चों, जिनसे वो रिप्रोड्यूस करते हैं। और उनमें जो मोस्ट कॉमन होते हैं वो क्या होते हैं? जू स्पोर्ट्स। क्या होते हैं बच्चों? जू स्पोर्ट्स। यहां पर जू वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है? मोटिलिटी को। ऐसी कोई चीज जो चल सकती है ना। तो ऐसे स्पोर्ट्स जो मोटाइल होते हैं, जो जिनके पास फ्लैजिला होते हैं और पानी में तैर सकते हैं उन फ्लैजिला की मदद से, उन स्पोर्ट्स को जू स्पोर्ट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर देखो बच्चों, क्लेमाइडोमोनास का एग्जांपल डायग्राम आपको एनसीईआरटी ने दे रखा है। क्लेमाइडोमोनास कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है? पहले अंदर इसने क्या करा, वही जैसे अभी स्यूडोपोडियो स्पोर्ट्स देखे ना, कुछ कुछ उस तरीके का मेथड है ये। पहले अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्लेमाइडोमोनास बन गए, या हम कह सकते हैं स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स बन गए। स्पोर्स में ये कवर्ड था और फिर इनको रिलीज कर दिया। तो ये जू स्पोर्स ही हैं बच्चों, है ना। फ्लैजिला है यहाँ पर इसके पास, क्लेमाइडोमोनास का एग्जांपल दे रखा है। फ्लैजिला है, दो फ्लैजिला आपको दिख रहे हैं जिनसे ये मूव कर सकते हैं पानी में। दीज आर जू स्पोर्ट्स। असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है कई फंजाई में और लोअर एल्गी में, यूनिसेलुलर एल्गी में आपको देखने को मिलता है। फिर इसी तरह से बच्चों ये भी एक फंगस है, पेनिसिलियम। ये सब आपको एनसीईआरटी में लेवल कर रखा है, नीचे लिखा रहता है एनसीईआरटी में, है ना। पेनिसिलियम बच्चों, पेनिसिलियम फंगस है, ये भी किंगडम फंजाई को बिलोंग करती है। इसमें भी आप देख सकते हो इसकी जो टिप्स है बच्चों, यहाँ पर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, गोले गोले, है ना। ये गोले गोले दिख रहे हैं सब, ये क्या है बच्चे? ये स्पोर्स हैं अगेन, लेकिन ये मोटाइल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इनको कोनिडिया अपन कहते हैं। ये स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, एनसीईआरटी की मिस्टेक है। ये CONIDIA होता है बच्चों, है ना। यहाँ पर आई ओ रहेगा आपका, कोनिडिया कहते हैं इनको अपन, ठीक है। तो कोनिडिया भी क्या है? स्पोर्स का ही एक एग्जाम्पल है जो किंगडम फंजाई में कुछ मेंबर्स में देखने को मिलते हैं। मेथड क्या है? मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और वही अनफेवरेबल कंडीशन जब तक रहेगी तब तक स्पोर फॉर्म में रहेंगे, और फिर जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो एक नई फंगस बना देंगे ये स्पोर्स। आगे बात समझ में, इतना याद रखना है। अभी बाकी डिटेल जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आती जाएगी बच्चों, है ना। डाउट कुछ नहीं आई थिंक अभी तक हो तो बेटा पूछ लेना। चैट अवेलेबल हो तो चैट में पूछ लेना, नहीं तो डाउट सॉल्विंग ग्रुप में पूछ लो, वो भी मेरे सामने खुला हुआ है। कोई भी डाउट आएगा आपका बता दूंगा। बडिंग हाइड्रा में होती है, जैसे भी अपन यीस्ट में देखी थी वैसे हाइड्रा में बडिंग मिलती है। हाइड्रा एनिमल किंगडम को, फाइलम जो है अपना सिलेंट्रेटा को, निडेरिया को बिलोंग करता है बच्चों, पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में। ये पेरेंट हाइड्रा है, ठीक है। इसकी बॉडी से पहले एक छोटी सी कली यानी कि बड निकलेगी, फिर ये बड़े हाइड्रा में तब्दील हो जाएगी। जैसे ये हाइड्रा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ये इसके टेंटिकल्स अपन बना देते हैं भाई, कितने बना रखे इन्होंने? 5 में भी 5 बना देता हूं, ये 5, ये इसका माउथ हो गया, है ना। तो ये जो बड है ये पहले बड़ी होएगी और फिर यहां से डिटेच हो जाएगी और इंडिपेंडेंट हो जाएगी पानी में। दिस इज बडिंग। तो ये एक और मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो पहले यीस्ट में भी पढ़ लिया अपन ने। फिर एक एग्जांपल आपको दे रखा है बच्चों, गेम्यूल्स। क्या दे रखा है? गेम्यूल्स दे रखा है। तो पहले ये लाइन पढ़ दूं फिर आपको गेम्यूल्स भी समझा देता हूं। सो द मोस्ट कॉमन जो किंगडम फंजाई और कुछ यूनिसेलुलर एल्गी में एक तो आपको जूस्पोर्स देखने को मिलते हैं। अदर कॉमन कुछ और एग्जांपल्स असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के, कोनिडिया जैसे पेनिसिलियम में, ये डायग्राम पेनिसिलियम का है। डायग्राम एनसीईआरटी का हर एक याद होना चाहिए। डायग्राम किसका है उसकी लेबलिंग पता होनी चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि यहां पर ये डायग्राम दे दिया और यहां पर कोनिडिया हटा दिया, ए लिख दिया, और क्वेश्चन आ जाएगा बताओ ए क्या है। तो याद, हर एक लेबलिंग याद होनी चाहिए एनसीईआरटी की डायग्राम की, हर एक डायग्राम अच्छे से याद होना चाहिए आपको, ठीक है। तो अदर कॉमन स्ट्रक्चर्स में कोनिडिया, पेनिसिलियम में, हाइड्रा में बडिंग मैंने आपको समझा ही दी है बच्चों। अब स्पॉन्ज के अंदर गेम्यूल्स। स्पॉन्जेस क्या होते हैं बच्चों? अगेन एनिमल किंगडम में अपन पढ़ते हैं, यदि 11th में पढ़ा होगा एनिमल किंगडम तरीके से ध्यान से तो याद होगा आपको। एनिमल किंगडम में जो पहला फाइलम होता है दैट इज फाइलम पोरीफेरा, उन्हीं का कॉमन नेम होता है स्पॉन्जेस। पोरीफेरा को हम क्या बोलते हैं बच्चों? स्पॉन्जेस बोलते हैं है ना। आई बात समझ में? तो एक मिनट बच्चों, तो पर्टिकुलरली सारी स्पॉन्जेस में नहीं, वहां पर अपन पढ़ेंगे बच्चों जब एनिमल किंगडम में आपको पढ़ाऊंगा किन स्पॉन्जेस में। कुछ स्पॉन्जेस में गेम्यूल्स के थ्रू, यहां पर जो वर्ड दे रखा है गेम्यूल्स के थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। इस मेथड को गेम्यूलेशन कहते हैं। क्या होता है इसमें? ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये छोटे छोटे गोले यदि हम हटा दें तो ये एक स्पॉन्ज का ही स्ट्रक्चर बना रखा है। एक स्पॉन्ज है ये एक तरह का एनिमल है बच्चों, है ना। एनिमल किंगडम में इंक्लूड करते हैं इनको हम। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है?
जैसे अनफेवरेबल कंडीशन में छोटे छोटे स्यूडोपोडियो स्पोर्स बनाते हैं अमीबा ने, ये भी क्या करते हैं, छोटे छोटे स्पोर्स बनाकर अंदर इकट्ठा कर लेते हैं। इनकी बॉडी के बीच में एक स्पेस होता है, कैविटी होती है, उसके अंदर स्पॉन्जोसील, उसको हम कैविटी को कहते हैं बच्चों, उसके अंदर ये इकट्ठे कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स है ना, ये एक तरीके की बर्ड्स ही हैं। क्या कहलाएगी, बर्ड्स ही कहलाती है, इंटरनल बर्ड्स। ये एक्सटर्नल बर्ड क्योंकि बॉडी के बाहर के सरफेस पे बन रही है, ये बर्ड्स बॉडी के अंदर बन रही है, तो इंटरनल बर्ड्स कहलाती है बच्चों। ठीक है, तो ये जो इंटरनल बर्ड्स यहां पर हैं बच्चों, इनको हम क्या कहते हैं, गेम्यूल्स। क्या कहते हैं इनको हम, गेम्यूल्स कहते हैं। और जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगी, तो ये जो ओपनिंग होती है स्पॉन्ज की बच्चों, इसको हम ऑस्कुलम कहते हैं, इस ओपनिंग से बाहर निकल के पानी में ये फैल जाती है और नई स्पॉन्जेस, हर एक गेम्यूल से, हर एक बर्ड से एक नई स्पॉन्ज बनेगी। क्लियर, दिस इज गेमुलेशन। अगेन इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों, कहां पर, एनिमल किंगडम में, जब मैं आपको फाइलम पोरीफेरा पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। While in animals and other simple organisms, the term asexual is used unambiguously. अब ये वर्ड भी एनसीईआरटी कई बार यूज करती है, एम्बिगुअस, अनएम्बिगुअस। अच्छे से समझ लेना बच्चों, आप किसको समझो, अनएम्बिगुअस को, एक को याद रखो, दूसरा अपने आप याद रह जाएगा। अनएम्बिगुअस का मतलब होता है नो डाउट, विदाउट एनी डाउट, बिना किसी शक के, बिना किसी शंका के, बिना किसी संदेह के, बिना किसी डाउट के। तो कहने का मतलब है, एनिमल्स की यदि हम बात करें पर्टिकुलरली, तो वहां पर हम ये जो अभी मेथड पूरा पढ़ रहे हैं, उसके लिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वर्ड बिना किसी डाउट के सब में यूज कर सकते हैं, अनएम्बिगुअसली, विदाउट एनी एक्सेप्शन, विदाउट एनी डाउट। बट इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर बच्चों जनरली हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड। आया इस पॉइंट का मीनिंग समझ में, क्या कह रही है यहाँ पर एनसीईआरटी, ये मेरा काम है। देखो एनसीईआरटी की रीडिंग अब आपको दिख रहा होगा ना, मुश्किल से एक पेज पढ़ा है आज अपन ने एनसीईआरटी का, है ना, और 1 घंटा हो चुका है हमें पढ़ते हुए। क्यों, क्योंकि ऐसे रीडिंग लगाने में तो 5 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको, लेकिन उससे कुछ भी गेन नहीं होगा, क्वेश्चन नहीं निकाल पाओगे। लेकिन अब जो अपन ने पढ़ लिया है, ऐसे पढ़ा है पूरे साल, तो फिर आप खुद सोचो, अभी जैसे मैंने आपको पढ़ाया, क्या अब इस पार्ट में से आने वाला कोई भी क्वेश्चन गलत हो सकता है? खुद थोड़ा सा सोच के देखो, है क्या पॉसिबल बच्चों? नहीं है ना पॉसिबल। तो यही तरीका आपको अपनाना है बच्चों पूरे साल, हर सब्जेक्ट में ऐसे ही पढ़ो, डिटेल में पढ़ो, चीजों को समझते हुए पढ़ो। डिटेल का मतलब नहीं होता कि हमें एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी, जो चीजें उन्हीं को डीप में जाकर कंसेप्चुअली समझते हुए पढ़ो, डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फिर दिक्कत नहीं आएगी। अनएम्बिगुअस का वर्ड आ गया समझ में, पूरा सेंटेंस समझ में आ गया। तो बच्चों प्लांट्स में हम क्या करते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जगह जो फ्रीक्वेंटली वर्ड यूज करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इन प्लांट्स द यूनिट्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और प्रोपेगेशन सच एज, अब मैंने जो अभी कहा था ना कि कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे जो अभी आप नहीं समझ पाओगे, इनको हम कहां पढ़ेंगे, प्लांट मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे बच्चों। तो बस इतना याद रख लो, ये अलग अलग नाम है। पहले मैं बताता हूं, देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्यों रखा है नाम अपन ने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्लांट्स के अंदर, पर्टिकुलरली ये वर्ड आया फ्लावरिंग प्लांट से, जिनमें फूल होते हैं, एंजियोस्पर्म्स बच्चों। जो फ्लावरिंग प्लांट होता है जिसमें फ्लावर प्रोड्यूस होता है, उसका जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पार्ट है, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, गेमीट्स का बनना, गेमीट्स का फ्यूजन, वो पार्ट होता है फ्लावर। आगे बात समझ में, फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अब फ्लावर के अलावा बच्चों जो बाकी के प्लांट के पार्ट्स हैं, जैसे रूट, स्टेम और लीव्स, बाकी की जो 3 पार्ट हैं, रूट, स्टेम और लीव्स, यदि इनके द्वारा रिप्रोडक्शन होगा तो वहां पर कोई गेमीट नहीं बन सकता, वो फ्लावर में ही बन सकता है। तो इनके द्वारा यदि कोई रिप्रोडक्शन होगा तो दैट विल बी अ मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावरिंग प्लांट में हम क्या कर देते हैं कि फ्लावर में क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो कि मेन मेथड ऑफ या कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में, तो फ्लावर को हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट बोल देते हैं। और फ्लावर के अलावा जो ये तीनों पार्ट हैं, स्टेम, रूट एंड लीव्स, इनको हम वेजिटेटिव पार्ट्स बोल देते हैं। तो वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट क्या हो गए, रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, ये वेजिटेटिव पार्ट्स हो गए। इनकी मदद से जो रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में, वो असेक्सुअल मेथड होता है। तो असेक्सुअल मेथड प्लांट्स में वेजिटेटिव पार्ट्स की मदद से हो रहा है, इसीलिए उसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी बोलते हैं। अब आया समझ में क्यों हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या रिप्रोडक्शन वर्ड यूज करते हैं प्लांट्स के अंदर असेक्सुअल मेथड के लिए, सेक्सुअल मेथड के लिए नहीं करेंगे, सिर्फ असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए। अब क्या होता है, जैसे मान लो हम बात करें जिंजर की, अदरक, अदरक में क्या होता है बच्चों, अदरक एक तरीके का मॉडिफाइड स्टेम ही है बच्चों, उसको राइजोम हम कहते हैं।
है ना। और आपने देखा होगा कि अदरक को आप काफी समय तक यदि गीला रख दोगे तो फिर उससे छोटे छोटे प्लांट्स निकलने लग जाते हैं, नीचे रूट्स भी निकलने लग जाती है। तो वहां पर स्टेम जो जिंजर है, अदरक है, उसका जो मॉडिफिकेशन है, नाम है, उसी को हम नाम दे देते हैं स्टेम। जब मॉडिफाई हो जाएगी तो उसको अलग अलग नाम देते हैं। जैसे आलू, पोटैटो में अगेन वो एक तरह का स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है। पोटैटो जो हम खाते हैं बच्चों, आलू खाते हैं, उसको ट्यूबर कह देते हैं, फूड स्टोरेज करता है क्योंकि वो। जिंजर को राइजोम कह देते हैं। तो ये अलग अलग नाम होते हैं ट्यूबर पोटैटो के अंदर, है ना। आगे बात समझ में। अगावे में बल्ब होता है, अनियन में बल्ब होता है बच्चों, बल्ब भी होता है अगावे में और अनियन में बल्ब होता है। तो ये अलग अलग नाम है स्टेम के मॉडिफिकेशन के, जो यहाँ पर आपको दे रखे मेनली, है ना। ज्यादातर कुछ प्लांट्स में, अभी अपन ब्रायोफिलम की बात करेंगे, लीव्स के जो नॉचेस होते हैं वहां से प्लांट्स निकलते हैं, बड्स निकलती है। अगेन लीफ की मदद से वहां पर प्रोडक्शन हो रहा है, तो असेक्सुअल मेथड है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाएगा। तो ये जो मॉडिफिकेशंस हैं वेजिटेटिव पार्ट्स की, जिनकी मदद से रिप्रोडक्शन होता है, ये प्लांट मॉर्फोलॉजी में आएंगे। अभी सिर्फ याद कर लो आप। तो यही बता रही है एनसीईआरटी कि प्लांट्स में अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी मदद से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जैसे रनर, राइजोम इन जिंजर, सकर होते हैं, ट्यूबर होता है पोटैटो में, ऑफसेट अभी वाटर हाइसिंथ का डायग्राम आपको दे रखा है, जलकुंभी, है ना। प्लांट्स में बहुत तेजी से उगता है एक प्लांट। हमारे कोटा में एक तालाब है, किशोर सागर तालाब, परेशान है सरकार यहाँ की, इतने साल हो गए, इतनी मशीनें लगा दी कि उसको क्लियर कर दे, बार बार तेजी से उग जाती। क्यों? उसमें जो स्टेम्स होती है ऑफसेट का मॉडिफिकेशन शो करती है, फटाफट वेजिटेटिवली असेक्सुअली ग्रो करती जाती है और नए पौधे बनाती जाती है। कितनी बार साफ कर लो, बार बार उग जाती है प्लांट पानी के अंदर। उसके बारे में एनसीईआरटी ने बात करी है, आगे अभी करेंगे। बल्ब हो गया अनियन में, है ना। तो ये क्या है? दे आर केपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग, दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहलाते हैं इनको, है ना। तो वो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स यानी कि स्टेम, रूट या लीव्स के वो पार्ट या मॉडिफिकेशंस जिनकी मदद से प्लांट्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है या रिप्रोडक्शन होता है, उन वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स को हम वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स आर दोज वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट जिनकी मदद से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बच्चों। ठीक है, जैसे यहां पर आपको डायग्राम दे रखा है बच्चों एनसीईआरटी ने, इसमें ये आलू है ना। ये जो आलू है ये एक तरह का ट्यूबर होता है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है। और इसमें आप देख सकते हो बच्चों कि आलू का आप बहुत दिन तक रख देते हो तो पर्टिकुलरली मॉइस्चर में, तो वहां से ये जो डिप्रेशंस होते हैं आलू में, ये आइस कहलाती है और यहां से क्या निकलने लग जाते हैं? पौधे निकलने लग जाते हैं बच्चों, जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स, है ना। ये जिंजर को हम अगेन स्टेम का मॉडिफिकेशन मानते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? राइजोम, है ना। और यहां से भी आप देखेंगे नोड्स होते हैं बच्चों। प्लांट में क्या होता है, एक चीज नोटिस करी होगी प्लांट में आपने, स्टेम में, जब आप स्टेम देखोगे प्लांट की तो बीच बीच में ऐसे लाइनें बनी होती है बच्चों स्टेम में, है ना। और फिर बीच में स्मूथ पार्ट होता है, फिर एक लाइन आती है, फिर स्मूथ पार्ट होता है। तो ये जो लाइनें आती है ना स्टेम में, इनको हम कहते हैं नोड्स। क्या कहते हैं? नोड्स। और दो नोड्स के बीच का जो पार्ट होता है बच्चों वो कहलाता है इंटरनोड, क्योंकि इंटर का मतलब होता है बिटवीन, दो नोड के बीच का पार्ट इंटरनोड कहलाएगा। ठीक है। अब क्योंकि ये ट्यूबर, ये राइजोम यानी कि आलू और अदरक दोनों स्टेम के मॉडिफिकेशन है, तो स्टेम पे जो नोड्स और इंटरनोड्स मिलते हैं इन पर भी है। तो जिंजर पे ये जो लाइनें बनी हुई है ना, दीज आर नोड्स, और इन्हीं नोड्स से क्या निकलेगा? नया पौधा निकलने लग जाएगा यदि इसको थोड़े दिन मॉइस्चर में रख दोगे तो, और रूट्स भी निकलने लग जाएगी नीचे की तरफ से। आगे बात समझ में, ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो रहा है। फिर अगावे में एक सॉलिड स्ट्रक्चर, मतलब हम कह सकते हैं कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, बड लाइक स्ट्रक्चर, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं बल्बिल। अगेन स्टेम का मॉडिफिकेशन है, इससे भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। फिर ब्रायोफिलम, ये ब्रायोफिलम प्लांट का आपको पिक्चर दे रखा है यहाँ पर, लीफ का। ब्रायोफिलम प्लांट में क्या होता है, जो पत्ती होती है ना बच्चों, पत्ती की जो एजेस होती है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो स्मूथ नहीं है एजेस, इस तरीके से है थोड़ी सी, है ना। तो ये जो डिप्रेशंस हैं पत्ती में, यहां से नई कलियां निकलकर पौधा बनने लग जाता है। आ रही है बात समझ? जर्मिनेशन होने लग जाता है। फिर वही वाटर हाइसिंथ, जो मैं जलकुंभी की अभी बात कर रहा था बच्चों, ये पौधा एक्चुअली सुंदर लगता था, इंडिया में नहीं पाया जाता था ये। इसकी सुंदरता की वजह से इसको बाहर से यहाँ लाया गया और ये हमारे लिए श्राप बन गया। समझ गए? हम तो लाए थे सुंदरता के लिए, लेकिन ये इतनी तेजी से ग्रो करता है कि जिस वाटर बॉडी में एक बार उगने लग जाए फिर उसको पूरी तरह से कवर कर लेता है। ये तो हमारे लिए परेशानी होगी बाद में, और आज तक क्लियर नहीं हुई है। तो इसमें ये ऑफसेट, अगेन स्टेम का मॉडिफिकेशन, जिससे नए प्लांट्स निकल रहे हैं बच्चों, है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है ऑफसेट। फिर यहाँ पर एडवेंटिशियस बर्ड्स है ब्रायोफिलम में, बल्बिल इन अगावे, ये सारे नाम आपको एनसीईआरटी ने दे रखे हैं। राइजोम इन जिंजर, ट्यूबर इन पोटैटो, जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के मेथड्स हैं।
Since the formation of these structures does not involve two parents, the process involved is asexual. यहाँ पर एक ही parent चाहिए, कोई gamete वेमिट नहीं बन रहा, तो asexual method है. In some organisms, if the body breaks into distinct pieces, each fragment grows into an adult capable of producing offspring. Example hydra, starfish भी यहाँ पर आप याद रख सकते हैं. एक और मेथड आपको यहाँ पर बता दिया एनसीईआरटी ने, किसका? asexual reproduction का, that is fragmentation. फ्रेगमेंटेशन भी एक मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, पहले भी समझाया था मैंने, लिविंग वर्ल्ड में भी हमने बात करी थी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बात करी थी. क्या होता है फ्रेगमेंटेशन में बच्चों? मेरा एग्जांपल ले लेते हैं, मेरा एक हाथ कट गया, कट के टूट के गिर गया, आपने देखा वहां से एक और अंशुमन सर बन गया उस हाथ से, है ना. यदि ऐसा हो जाए तो मैं क्या कहूंगा? फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोडक्शन हुआ है. पेरेंट एक ही है, दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है. बॉडी का पार्ट फ्रेगमेंट, बॉडी के पार्ट को हम क्या बोलेंगे? एक फ्रेगमेंट, टुकड़े को, पार्ट को फ्रेगमेंट बोला जाता है. एक फ्रेगमेंट टूटकर गिरा, उससे एक और इंडिविजुअल बन गया. जैसे स्टारफिश, स्टारफिश में क्या होता है? यहां पर बना लेते हैं. जैसे स्टारफिश है ना, स्टारफिश में एक आर्म यदि कट जाए, ये आर्म मान लो कट गई, तो इससे, इसी आर्म से एक नई स्टारफिश बन जाएगी. बच्चों आई नहीं आई बात समझ में? तो इस तरह से यदि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा है, तो वो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या कहलाता है बच्चों? फ्रेगमेंटेशन कहलाता है. ये एक और मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया. बाइनरी फ्यूजन अपन ने देखा, बडिंग अपन ने देखी, मल्टीपल फ्यूजन अपन ने देखा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बच्चों अपन ने देखा. तो एक तरह से ये पांचवा हो जाएगा अपना फ्रेगमेंटेशन. इसके पहले अपन ने कुछ वो भी देख लिए थे, बडिंग में आ जाएंगे फिर गेमुल्स वगैरह, तो वो तो हो गया, ये उसको पांचवा मान लो. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को अपन कर सकते हैं एक तरीके से चौथा मेथड, फोर्थ मेथड, है ना. पॉइंट्स बनाने से क्या चीजें याद रहती है आराम से, यहाँ की इतने मेथड अपन ने पढ़े थे, नहीं तो फिर कंफ्यूजन रहता है, मिस हो जाते हैं. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द स्कोर्ज. स्कोर्ज का मतलब होता है अगेन वही परेशानी, श्राप, ऑफ द टेरर, खौफ, of water bodies or about the terror of Bengal. This is nothing but the aquatic plant water hyacinth. तो उसके बारे में, जलकुंभी के बारे में बताया. बंगाल की वाटर बॉडीज में, नदियों में बहुत ज्यादा ग्रो करती है बच्चों. ये क्या है? विच इज वन ऑफ द मोस्ट इन्वेजिव वीड्स. वीड क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट्स, जो काम के प्लांट्स नहीं होते, खरपतवार जो अपने आप उग जाती है खेतों में, जमीन में, है ना. तो ये भी एक तरह की वीड ही है. फास्ट ग्रोथ होती है, जहां भी पानी रुका हुआ है वहां पर उगने लग जाएगी तेजी से. तालाब वगैरह में, नदी में, फ्लोइंग पानी में जहां तेजी से पानी बहता है वहां इजीली ग्रो नहीं कर पाती. अब जितनी ज्यादा उगेगी उतनी ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेगी पानी में से, तो जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है उस पानी में, फिशेज वगैरह, वो मरने लग जाती है बच्चों. ये प्रॉब्लम होती है ना. फिर मैंने जैसा बताया था, यू मे फाइंड इट इंटरेस्टिंग टू नो दैट दिस प्लांट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर्स. था नहीं इंडिया में, फूल सुंदर थे इसलिए लाए थे, फिर परेशानी बन गई अपने लिए. आगे बात समझ में? चलो आगे देखते हैं. आर यू अवेयर हाउ प्लांट्स, अब क्वेश्चन पूछा है एनसीईआरटी ने, पोटैटो, शुगर केन, बनाना, जिंजर, डहलिया, ये कैसे जनरली उगाए जाते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से. जैसे पोटैटो की आईज अपन ने देखी थी, है ना, द बर्ड्स कॉल्ड आईज ऑफ द पोटैटो ट्यूबर. राइजोम्स, बनाना और जिंजर दोनों में राइजोम कहलाती है बच्चों, स्टेम की मॉडिफिकेशन, उनसे उगते हैं ये प्लांट. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किया जाता है. कहां से उगता है नया प्लांट? नोड वाले पार्ट से, इंटरनोड वाले पार्ट से. अभी समझाया था, नोड वाले पार्ट से उगेगा. हर एक वर्ड, हर एक लाइन एनसीईआरटी की क्लियर होनी चाहिए हमारी. सिमिलरली ब्रायोफिलम में जो पत्ती थी उसकी नोचेस से जो बर्ड्स निकलती है, पौधा निकलता है, उसको हम क्या कहते हैं? एडवेंटिशियस बर्ड कहते हैं बच्चों. तो सिमिलरली एडवेंटिशियस बर्ड्स अराइज फ्रॉम द नोचेस प्रेजेंट एट द मार्जिन्स ऑफ लीव्स ऑफ ब्रायोफिलम. ये भी समझा दिया. दिस एबिलिटी इज फुल्ली एक्सप्लॉइटेड बाय गार्डनर्स. तो ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है ना बच्चों, फ्लावर्स के थ्रू जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में, उसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा फास्ट होता है. और किसानों को तो क्या चाहिए? जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा पौधे होंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा फसल मिले, ज्यादा से ज्यादा आलू मिले, ज्यादा से ज्यादा प्याज मिले, ज्यादा से ज्यादा अदरक मिले, है ना. तो वो क्या प्रेफर करते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्रेफर करते हैं. तो कमर्शियली काफी एक्सप्लॉइट, यूज किया जाता है गार्डनर्स और फार्मर्स के द्वारा इस मेथड को. Asexual reproduction is the common method of reproduction in organisms that have a relatively simple organization. ये पहले भी बात हो चुकी है. Like algae and fungi, that they shift to sexual method of reproduction just before the onset of adverse condition. तो ये जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं बच्चों, जैसे हम किंगडम मोनेरा की बात करें, किंगडम फंजाई की बात करें, किंगडम प्रोटिस्टा की बात करें, जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिसेलुलर हैं ज्यादातर, तो ये जब तक फेवरेबल कंडीशन रहेगी क्या प्रेफर करेंगे? असेक्सुअल. जनरली सेक्सुअल कब प्रेफर करते हैं? वो भी यदि इनके अंदर पॉसिबल होता है तो जब अनफेवरेबल या एडवर्स कंडीशंस आती है ना. क्लियर? चलो कोई डाउट नहीं है.
अल्टीमेटली लास्ट लाइंस देखते हैं आज के टॉपिक की। असेक्सुअल और वेजिटेटिव एज वेल एज सेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर एग्जिबिटेड बाय द हायर प्लांट्स में दोनों मिल जाएंगे आपको। ऑन द अदर हैंड ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स। एनिमल किंगडम में भी मिलते दोनों हैं, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल, लेकिन असेक्सुअल बिल्कुल जो लोअर फाइलम है बच्चों, फाइलम पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, नीचे के 3-4 फाइलम में ही आपको असेक्सुअल मेथड देखने को मिलता है जनरली। कुछ हायर फाइलम में एक आध एक्सेप्शन है, बाकी जो हायर एनिमल्स हैं ऑलमोस्ट सभी में आपको सेक्सुअल मेथड ही मेन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, है ना। तो आई थिंक मजा आया होगा लेक्चर पढ़ने में। पूरा टॉपिक का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हमने कवर कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए बच्चों। दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। अपने फ्रेंड्स को भी, यदि आपको अच्छा लग रहा है पढ़ना, तो आपके साथ अपने फ्रेंड्स को भी बच्चों सोचिंग के साथ हमारे साथ जोड़ो। मैं चाहता हूं जितनी बड़ी हमारी सेना हो उतना ही अच्छा है, क्योंकि उससे भाई हम ही चाहते हैं कि ये बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचे। आपका भी एक ग्रुप बनेगा तो आपकी ग्रुप स्टडी भी जहां भी आप रहते हो अच्छी हो पाएगी। तो अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करें कि वो अपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी ऐप को डाउनलोड करें, कोर्स को सब्सक्राइब करें, ताकि सिर्फ आप ही अकेले बेनिफिट नहीं लो और बच्चे भी बेनिफिट लें बच्चों, है ना। So this is all in this lecture from your friend, mentor and motivator Dr. अंशुमन, signing off. Thank you. कोई भी डाउट हो डाउट सॉल्विंग ग्रुप पर पूछ लेना बच्चों, आपको रिवर्ट कर दूंगा। बाय बाय।